नमस्कार साथियों। और कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आज की अगली कक्षा में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था कि मैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। लेकिन यह जो विषय है, बाल विकास एवं मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान, ये सारे जो विषय हैं, ये आपके किसी भी अध्यापक परीक्षा, पात्रता परीक्षा जो भी आप देते हैं, चाहे आप सीटेट देते हो, चाहे टेट देते हो, चाहे स्टेट का टेट देते हो, उन सभी के लिए आवश्यक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारी क्लासेस देखें, पूरे क्लासेस देखें, और आपकी जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो कॉन्सेप्ट है मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास, इन सब अवधारणाओं से संबंधित, उसको अलग अलग करें, उसको सही करें, उसको और विकसित करें, ठीक करें। ठीक है। तो हमारी अगली कक्षा है व्यक्तित्व। जब हम सिलेबस उठा के देखेंगे तो हमारा चौथे नंबर पे ये सेक्शन आता है, व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व में सबसे पहला पॉइंट है व्यक्तित्व की अवधारणा। क्या होता है व्यक्तित्व? आपने आपकी जो भी प्रशिक्षण आपने जो भी प्राप्त की है, उस प्रशिक्षण के दौरान आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में होगा कि व्यक्तित्व क्या है, जो भी आपने पढ़ा होगा। मैं चूँकि शून्य स्तर से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको शून्य स्तर से ही बताऊँगा, नीचे से, एकदम नीचे से। व्यक्तित्व का मतलब क्या है? अगर आप अंग्रेजी में जाएंगे तो अंग्रेजी भाषा में व्यक्तित्व को कहते हैं पर्सनालिटी। ठीक है। PERSONALITY। ठीक है, पर्सनालिटी कहते हैं, जिसका मतलब होता है, ये जो पर्सनालिटी पूरा शब्द है, ये शब्द जो है यूनानी भाषा से बना है। ठीक है। इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब है परसोना, और परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। प्राचीन जो रोम यूनान के साम्राज्य थे, वहाँ पर जो ड्रामा किए जाते थे, नाटक, जो हमारे यहाँ नाटक मंडली करती है, जो ड्रामा किए जाते थे, नाटक किए जाते थे, उस नाटक में जो भी किरदार होता था, अगर कोई राजा का किरदार है तो उसने राजा का मुखौटा लगाया है, अगर कोई रानी का किरदार है तो उसने रानी का मुखौटा लगाया है। यह जरूरी नहीं है कि उसके अंदर क्या सही में राजा है, क्या वो खुद को राजा की तरह समझता है या राजा की तरह सोचता है, यह मायने नहीं रखता था। सिर्फ यही मायने रखता था कि ऊपर का आवरण, ऊपर का चेहरा उसका कैसा है। तो ऊपर का चेहरा उसका जिसका जैसा रहता है, वो उस हिसाब से बन जाता था। तो उस समय की बात है, उस समय वो परसोना शब्द हुआ करता था। परसोना का मतलब मुखौटा, वहीं से लैटिन से पर्सनालिटी शब्द आया है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि व्यक्तित्व का तात्पर्य तो यह हुआ ना कि बाह्य गुणों, जो भी व्यक्ति के बाह्य गुण है वही सब हैं। यह धारणा व्यक्तित्व के पूर्ण अर्थ की व्याख्या नहीं करती है। ठीक है। आप जब व्यक्तित्व के पूर्ण अर्थ की तरफ जाएंगे तो यह उसकी धारणा नहीं है, यह प्राचीन धारणा है जो उस समय हुआ करती थी। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं अपनी कक्षाओं में नित्य प्रतिदिन सुधार करूंगा और अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके कि व्यक्तित्व की अवधारणा, मैंने रिटन नोट्स बनाया है, और यह नोट्स कुछ अलग होगा, कुछ डायग्राम में होगा, जो आपको देखने में अच्छा लगे और पढ़ने में ज़्यादा बर्डन ना लगे। तो हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे कि व्यक्तित्व की कुछ खास परिभाषाएं हैं जो प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। जो सबसे पहली परिभाषा है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। किसके गुणों का? व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। पर्सनालिटी इज अ इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ अ ट्रेड्स। ठीक है। ये परिभाषा दी थी आपको गिलफोर्ड ने। ठीक है। गिलफोर्ड ने ये आपकी परिभाषा दी थी। अगली परिभाषा है जो वुडवर्थ की है, ये भी बहुत खास परिभाषा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। एक व्यक्ति का जो भी व्यवहार होता है, छोटे पार्ट में जो कई तरह का वह व्यवहार करता है, उन सबको हम एक सम्मिलित भाग में ले आए तो उसका जो सम्मिलित रूप होगा, वह उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा, ऐसा वुडवर्थ का मानना था। ठीक है। तो ये परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं व्यक्तित्व की, लेकिन मैं आपको वही परिभाषाएं बताऊंगा जो आपको अपने अवधारणाओं को ठीक करने में मदद करे। ठीक है। जिससे आप अपनी अवधारणाओं को ठीक कर सकें और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काबिल हो सकें। तो परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं, 20-25 हैं, लेकिन जो एक प्रमुख परिभाषा है जो हर परीक्षा में आती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो परिभाषा है आलपोर्ट की। ठीक है। आपने आलपोर्ट का नाम सुना होगा। देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ अच्छा क्रिएटिविटी किया हुआ है। ठीक है। ये परिभाषा 1937 में जितनी भी परिभाषाएं दी गई थी अब तक की, उसकी लगभग 50 परिभाषाओं का विश्लेषण करके यह परिभाषा आलपोर्ट ने निकाला था। इनका नाम था GW आलपोर्ट। उन्होंने कहा था, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। मनोशारीरिक मतलब मानसिक और शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। मतलब एक मनुष्य के अंदर उसकी जो साइको फिजिकल जो क्वालिटीज़ होती हैं,
उनको अगर हम उसके सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करवा दें, उसके साथ मतलब समायोजित कर दें, उसको मिला दें, तो एक पूरा व्यक्तित्व तैयार होता है। अर्थात व्यक्तित्व का मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति के बाहर का आवरण, कि उसका चेहरा कैसा है, उसका शरीर कैसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यक्तित्व का मतलब होता है उसकी समग्र विशेषता। ठीक है, जैसा कि आलपोर्ट ने कहा है कि उसकी मनोशारीरिक गुण, ठीक है, साइकोफिजिकल क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट जो भी होती हैं, उसके उसका गत्यात्मक संगठन होना चाहिए। ठीक है, और पर्यावरण के साथ जब उसका हम संयोजन स्थापित कर दें, तब वो निकल के आएगा व्यक्तित्व। तो ये जो परिभाषा थी आलपोर्ट की, ये मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। ये आपके स्टेट के टेट के एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में, अदर स्टेट के जो भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं, ज़्यादातर परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है। पूरी परिभाषा नहीं आती, लेकिन आपसे ऐसा पूछ लेंगे कि मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन, यह परिभाषा किससे संबंधित है, तो ये GW आलपोर्ट से संबंधित है। तो यह हुआ व्यक्तित्व की अवधारणा। ठीक है, आप व्यक्तित्व की अवधारणा थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि व्यक्तित्व क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। देखिए, जो किताबी बातें हैं, मैं बहुत ज़्यादा आपको किताबी बातें नहीं बताऊंगा, मैं एकदम व्यवहारिक बात करूंगा कि व्यवहारिक रूप में आप व्यक्तित्व को समझेंगे कैसे। तो आलपोर्ट ने ये तो परिभाषा दे दी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 1961 में इस परिभाषा को आलपोर्ट ने संशोधन किया। उन्होंने अंतिम जो शब्द हैं, उनके आखिरी के जो शब्द हैं, वातावरण के साथ अनूठा समायोजन, इसको बदलकर विशिष्ट व्यवहार तथा विचार कर दिया। ठीक है, समय के साथ जैसे चीज़ें बदलती हैं, समय के साथ उन्होंने अपने परिभाषा में भी संशोधन किया। तो यह आपका था व्यक्तित्व की अवधारणा। आपके सिलेबस में अगला पार्ट है व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्यक्तित्व के प्रकार। तो जब हम व्यक्तित्व का प्रकार पढ़ने जाएंगे, मैंने अभी अभी कहा कि व्यक्तित्व का मतलब यह नहीं होता है कि किसी को आप बाहर से देख के ये बता दें कि यह इंसान ऐसा है, यह इंसान ऐसा है। व्यक्तित्व का मतलब यह है उसका सारा कुछ, सब कुछ, मनोशारीरिक गुण, मनोशारीरिक गत्यात्मक गुण, जिससे आप उसको ये बता सकें कि यह व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं है, क्या सोचता है, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, आगे हम चलते हैं व्यक्तित्व के प्रकार में। तो जब हम व्यक्तित्व का प्रकार देखेंगे, व्यक्तित्व का वर्गीकरण देखेंगे, तो मैंने कहा था जो व्यक्तित्व शब्द है, पर्सनालिटी शब्द है, वो शब्द जो यूनान से आया था और वहाँ के पर्सोना शब्द से बना था। तो वहीं के यूनान के एक चिकित्सक थे जिनका नाम था हिप्पोक्रेटस। ठीक है, ये 400 BC की बात है, 400 BC बिफोर क्राइस्ट की बात है। उन्होंने सबसे पहली बार व्यक्तियों को बांटने का काम किया। बांटने का मतलब ये नहीं है कि सामाजिक रूप से बांट दिया। बांटने का मतलब ये है कि एक इंसान का जो व्यक्तित्व है उसको कई भागों में बांटा। कई कई भागों में नहीं, उसे केवल 4 भागों में बांटा। ठीक है, वो कई भाग कौन से थे? 4 भाग थे। सबसे पहला भाग था भाव शून्य। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह वर्गीकरण अब तक का सबसे प्राचीन वर्गीकरण है। व्यक्तित्व के लिए सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया था? हिप्पोक्रेटस ने दिया था, और वो यूनान के थे, वो चिकित्सक थे, यूनानी चिकित्सक थे। आपके यहाँ आपने अपने समाज में या तो अपने बाज़ारों में या कहीं भी आपने देखा होगा कि यूनानी चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक, इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे, तो वहीं थे, यूनानी चिकित्सक थे। वहाँ का, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद है, उनके यहाँ का लोकल वो आयुर्वेद है एक तरह से। इसलिए यूनान चिकित्सक, उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। 400 BC में, बहुत पुरानी बात है। सबसे पहला प्रकार बताया भाव शून्य। भाव शून्य कैसा व्यक्ति होता है? भाव शून्य का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो शांत है, निष्क्रिय है, विरक्त है और दुर्बल है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति बताया क्रोधी। क्रोधी व्यक्ति, ठीक है, क्रोधी व्यक्ति कैसा होता है? उनके अनुसार, किसके अनुसार? हिपोक्रेटस के अनुसार। वो कहते हैं क्रोधी व्यक्ति ऐसा है जो चिड़चिड़ा है, जो बेचैन है, जो तुनक मिजाज किस्म का है, जो आक्रामक है। ठीक है, और तीसरा व्यक्ति है आशावादी। ठीक है, आशावादी आशावादी व्यक्ति कैसा होता है? आशावादी व्यक्ति प्रसन्नतापूर्ण रहता है, खुश मिजाज रहता है, उत्साह से भरा हुआ रहता है। और अगला प्रकार उन्होंने बताया शिक्षावादी। शिक्षावादी कैसा होता है? वह व्यक्ति उदास होता है, विषादी होता है, कुंठित होता है, निराशावादी होता है। देखिए, इसमें सोचने वाली या पढ़ने वाली बात क्या है जो आप परीक्षाओं में आ सकता है, जो आप जान सकते हैं। देखिए, पहले तो परीक्षाओं में आपसे सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि यह वर्गीकरण किससे संबंधित है। एक प्रश्न आपका यह हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प हिप्पोक्रेटस के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। तो आपको नाम याद होने चाहिए, और किस विकल्प में क्या आता है। जैसे मैंने कहा, भाव शून्य में निष्क्रिय आदमी आते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन शिक्षावादी में आप निष्क्रिय, ऐसा नहीं कि शिक्षावादी में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो बहुत पढ़ा लिखा, नहीं। शिक्षावादी जो शब्द है, वो आप इंग्लिश में जब इसको आप देखेंगे
तो ये है मेलो ग्लोसिक, इसमें आपकी उदास, विषादी, कुंठित और निराशावादी ऐसे लोग आते हैं। इसका मतलब ये है कि शब्दों पे मत जाइए, आप उसके मतलब आपको पता होने चाहिए। जब भी आप कक्षा करने बैठे, जब भी क्लास में बैठे, आप जब भी ये वीडियो देखने बैठे, तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठें और उसे नोट करते चलें। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो सिर्फ नाम याद रहेंगे, उसके अर्थ याद बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है, अगला वर्गीकरण, अगली तरफ हम चलते हैं। जो अगला वर्गीकरण है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्गीकरण है क्रेस्मर का। ठीक है, इनके सिद्धांत का नाम जो था ये शरीर रचना दृष्टिकोण। ठीक है, इनका जो वर्गीकरण था इसका नाम था शरीर रचना दृष्टिकोण। मतलब इन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया था व्यक्ति के शरीर के बनावट के हिसाब से दिया था। क्रेस्मर एक जर्मन चिकित्सक थे, इसीलिए व्यक्ति को बनावट के आधार पर इन्होंने बांटा था। तो सबसे पहला व्यक्ति उन्होंने बताया था लंबकाय। ठीक है, जैसा मैंने आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लंबा टाइप का बना है लंबकाय। हाँ, एस्थेनिक। तो लंबकाय व्यक्ति कैसा होता है? ऐसा व्यक्ति जो दुबला हो, पतला हो, लंबा हो, आत्मकेंद्रित हो, अपने में ही मस्त रहने वाला, शांत स्वभाव का हो, एकांत प्रिय रहे। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्ति। हाँ, दूसरा प्रकार है सुडोलकाय। सुडोलकाय क्या कहता है? सुडोलकाय नाम से ही समझ रहे हैं, एथलेटिक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सुडोलकाय व्यक्ति ऐसा है जो स्वस्थ है, सुंदर है, जोशीला रहता है, साहसी रहता है, निर्भीक रहता है। और तीसरा व्यक्ति है गोलकाय। ठीक है, मैंने यहाँ पे गोला भी बनाया, गोलकाय। छोटे मोटे या प्रसन्नचित्त व्यक्ति, जिसकी हाइट कम होती है, मस्त रहते हैं अपने में। ठीक है, मिलनसार होते हैं, सामाजिक होते हैं, इनके पेट उठ निकले रहते हैं। मतलब ऐसा उन्होंने बताया क्रेस्मर ने कि ऐसे ऐसे लोग समाज में हमारे हैं। तो इनका जो वर्गीकरण था शारीरिक हिसाब से था। जब आप एक शिक्षक के तौर पर यह एज्यूम करेंगे या सोचेंगे कि जो क्रेस्मर ने या हिप्पोक्रेटस ने जो भी बताया है उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, तो आप अपने समाज में जब देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि आपके समाज में अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं। कोई लंबकाय है जो आत्म केंद्रित रहता है, चुपचाप रहता है, पतला सा दुबला सा होगा, चुपचाप रहेगा, बहुत सारे लोगों से मतलब नहीं रखता है। और कोई सुडोलकाय, हंसमुख स्वभाव का, उत्साह प्रिय रहता है, साहसी रहता है, आपने देखा होगा अपने सोसाइटी में। और कोई ऐसा व्यक्ति भी देखा होगा जिसकी हाइट बहुत कम है, ऊंचाई बहुत ही कम है, 5 फीट 4 फीट 4.5 फीट का है, और उसके पेट उठ निकले हुए हैं, मस्त रहता है अपने में, खाते पीते मस्त रहे। ठीक है, वो मिलनसार और सामाजिक होता है। तो जो जर्मन मनोचिकित्सक थे क्रेस्मर, उन्होंने कहा कि समाज में 3 तरह के ही व्यक्ति हैं। ठीक है, बाद में उन्होंने एक व्यक्ति और जोड़ दिया था, मिश्रित काय। तो उसमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, क्योंकि ये बहुत अंदर तक हो जाएगा, इसके अंदर तक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला वर्गीकरण, अगले की तरफ चलते हैं। अगला वर्गीकरण है शेल्डन का वर्गीकरण। आपने शेल्डन का नाम सुना होगा। शेल्डन का व्यक्तित्व सिद्धांत, जो शेल्डन का जो वर्गीकरण आया था वो एक वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। इस पे आधारित है, वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। इसे 1942 में प्रतिपादित किया गया। इन्होंने अपने पूरे सिद्धांत, जो अपना जो वर्गीकरण दिया था उसका नाम रखा था सोमोटाइप्स। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 1942 में आया था और वैज्ञानिक आधार पर है ये, और सोमोटाइप्स इसका नाम है। और कितने कितने प्रकार के बताए थे आप ऊपर वाले याद रखिए, हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में। ठीक है, हिंदी में गोलकाय, आयताकार और लंबकाय। पहला व्यक्ति गोलकाय है, दूसरा आयताकार है और लंबकाय है। चलिए देखते हैं गोलकाय का मतलब क्या है। मैंने अभी भी कहा कि गोलकाय व्यक्ति की जब बात होगी तो ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी हाइट थोड़ी 4.5-5 फीट की ऐसी कुछ होगी, कम हाइट के होंगे, उनका पेट निकला होगा, गोल मटोल टाइप के होंगे। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? आराम पसंद होते हैं, बहुत कम सक्रिय होते हैं, ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, भोजन उन्हें बहुत पसंद होता है, शिष्टाचार प्रेमी होते हैं, सामाजिक होते हैं, सहिष्णु होते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं इंडोमॉर्फिक, ऐसा शेल्डन ने कहा है। ठीक है, पहला वर्गीकरण है गोलाकार, जिनको हम इंडोमॉर्फिक कहते हैं। दूसरा वर्गीकरण है आयताकार, जिसे हम मिजोमॉर्फिक कहते हैं। ऐसे व्यक्ति गठीले होते हैं, मेहनती होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। ठीक है, ये सारे गुण हैं आयताकार व्यक्ति के। फिर अगला व्यक्ति है लंबकाय। ठीक है, लंबकाय व्यक्ति कैसा है? जब मैं आपको क्रेस्मर पढ़ा रहा था तो मैंने पहले व्यक्ति को बताया था लंबकाय। ठीक है, इसका इन्होंने तीसरे व्यक्ति को लंबकाय है, सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, दुबला पतला व्यक्ति, कमजोर, एकांत फ्री और अंतर्मुखी टाइप का। ठीक है, तो ये आपके वर्गीकरण हो गए शेल्डन के। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे अगला प्रकार है सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो किसने किया था? आइए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इनका नाम था, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, कार्ल जुंग। अभी तक के जो भी टेट, सीटेट या स्टेट टेट के या टीचिंग के जो भी एग्ज़ाम होते हैं,
सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन या सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाला अगर किसी का क्लासिफिकेशन है तो वो कार्ल जूंग का है। और व्यवहारिक तौर पर हम लोग जब यूज़ करते हैं किसी के लिए कि ये व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, तो हम कार्ल जूंग का ही यूज़ करते हैं। इन्होंने 1923 में अपनी जो पुस्तक थी साइकोलॉजिकल टाइप, पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा, साइकोलॉजिकल टाइप, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन के बेस पर, सामाजिक अंतर्क्रिया के आधार पर व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा। 3 भाग कौन कौन से थे? पहला भाग था अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। ध्यान से सुनिए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी को कहते हैं इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी को कहते हैं एक्सट्रोवर्ट और उभयमुखी को कहते हैं एम्बियोवर्ट। अब आप ध्यान से समझिए और आपकी सोसाइटी में देखिए, एक शिक्षक के तौर पर जब आप ये चीज़ें पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो सिर्फ एग्ज़ाम तक इसे सीमित मत रखिए, इसे रखिए अपने समाज में, अपने ऊपर, या अपने ऊपर लागू करके देखिए कि जब मैं समाज में निकलता हूँ या समाज में देखता हूँ, या एक शिक्षक के तौर पर जब मैं कक्षा में जाऊँगा तो मुझे इन लोगों से मिलना होगा। ऐसे हमारे छात्र भी हो सकते हैं, तो आप उन छात्रों को कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, यह निर्भर करता है एक अच्छे शिक्षक का गुण। तो अच्छा शिक्षक का गुण यही है कि आपको सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक पता हो, जिससे आप छात्रों के व्यवहार को जान सके और उस व्यवहार के अनुसार उन्हें शिक्षा दे सकें। ठीक है, तो 3 प्रकार है, पहला अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति का अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति जो एकाग्रचित्त हो, जो एकांत चित्त हो, एकाग्रचित्त नहीं, एकांत चित्त हो, संकोची हो ना, संकोची हो, आदर्शवादी हो, एक कोने में बैठा पड़ा रहने वाला। दूसरा प्रकार है बहिर्मुखी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सामाजिक टाइप का है, मेल जोल बढ़ाने वाला है, मेल जोल बढ़ाता है, बार बार समाज के कार्यों में रुचि लेता है और वाचाल होता है। वाचाल मतलब बोलने की प्रकृति वाला। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? बहिर्मुखी कहते हैं। अगला प्रकार है, अगला जो प्रकार है वो है उभयमुखी। तो मैंने अभी बता दिया अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, तीसरा बताया उभयमुखी। तो अगर एक व्यक्ति एकांत प्रिय है, दूसरा बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, तो उभयमुखी कैसा होगा? उभयमुखी इन दोनों के बीच का होगा। वो जब अंतर्मुखी रहना है तब अंतर्मुखी रहेगा, और जब भी उसको बहिर्मुखी रहना है तब बहिर्मुखी रहेगा। मतलब वो परिस्थितियों के हिसाब से बदलेगा। तो इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो विकासोन्मुख होता है। सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता है कि जब आपको आवश्यकता है तब आप बोलें, जब आपको आवश्यकता नहीं है तब आप नहीं बोलें। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं तो आप बहिर्मुखी हो जाएंगे, और एकदम नहीं बोलने वाले हैं तो अंतर्मुखी हो जाएंगे। तो दोनों ठीक नहीं है, आपको उभयमुखी होना चाहिए, व्यक्ति को उभयमुखी स्वभाव का होना चाहिए। एक शिक्षक के तौर पर जब हम छात्रों में यह गुण ढूंढेंगे तो हमारी यह जिम्मेदारी बन जाती है, अगर कोई छात्र अंतर्मुखी है तो आप उसे इस तरह का कार्य दीजिए कि वह अपने अंतर्मुखी स्वभाव को छोड़कर बहिर्मुखी की तरफ आए, और कोई बहिर्मुखी है तो उसे ऐसा कार्य दीजिए कि वो बहिर्मुखी स्वभाव को छोड़कर थोड़ा अंतर्मुखी की तरफ आए, थोड़ा सीरियस हो जाए। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो दोनों उभयमुखी की सीमा पर खड़े हो जाएंगे और एक उनके अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। शिक्षक के तौर पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दृष्टिकोण आपका है मूल्य मूल्य दृष्टिकोण। ठीक है, मतलब मूल्यों के आधार पर व्यक्तियों को बांटा गया है। किसने बांटा है? इसे बांटा है स्प्रेंजर ने। देखिए ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप कॉपी पेन अगर लेके बैठे होंगे तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि यह वर्गीकरण स्प्रेंजर ने दिया था। स्प्रेंजर ने क्या कहा था? स्प्रेंजर ने व्यक्ति को मूल्यों के आधार पर बांटा और 6 भागों में बांटा। ठीक है, वो 6 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल। दूसरा है इकोनॉमिक, आर्थिक। तीसरा है धार्मिक, जिसको हम रिलीजियस कहते हैं। चौथा है राजनीतिक, दैट इज़ पॉलिटिकल। पाँचवा है सामाजिक, और छठवां है कलात्मक। तो 6 प्रकार के व्यक्तियों को बताया। तो ये व्यक्ति होते क्या हैं? ठीक है, सैद्धांतिक व्यक्ति, इसका मतलब क्या है? सैद्धांतिक व्यक्ति का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान का पिपासा हो, हर बात में उसको ज्ञान दिखे, ये अपने सिद्धांतों के अनुरूप ही कार्य करते हैं तथा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य व विद्वानों को पसंद करते हैं। मतलब उनकी जो सोसाइटी होती है वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की होती है। वो सोचते हैं कि हमारी पहचान ऐसे लोगों से बने जो बुद्धिमान हो और जो विद्वान हो। ठीक है, तो ज्ञान पिपासु होते हैं वो सैद्धांतिक, इसीलिए सैद्धांतिक कहा जाता है। दूसरा है आर्थिक व्यक्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति जो धन और भौतिक सुख प्राप्ति की इच्छुक रखते हैं। व्यापारी आदमी, हाँ, व्यापारी आदमी, आप व्यापारी ले सकते हैं, या मारवाड़ी आदमी जिसे सिर्फ कमाने
और कुछ सूझे ही ना, पैसे का ही सूझे, सदैव धन वैभव की प्राप्ति की दिशा में ही क्रियाशील रहे, तो ऐसा व्यक्ति आर्थिक है ना। फिर अगला है धार्मिक व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दैविक शक्तियों में विश्वास रखता है, हर आपदा विपदा से डरता है, उसके लिए अलग अलग तरह के धार्मिक कार्य करता है, सभी धार्मिक परंपराओं को मानता है, नियमों को मानता है। आप एक शिक्षक के तौर पर, एक समाज में रहने वाले सदस्य के तौर पर आप इन व्यक्तियों को देख सकते हैं, आपके समाज में देख सकते हैं, आपके परिवार में देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। अगला प्रकार है पॉलिटिकल, राजनीतिक व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो राजनीति विचार के होते हैं। राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा किसी पार्टी का झंडा उठाए रहें, ऐसे ऐसे व्यक्ति मतलब जो छल प्रपंच में लिप्त रहते हैं। हमारे यहाँ राजनीति का अर्थ ही यही है कि जो ज़्यादा झूठ बोलता हो, जो ज़्यादा बातों से पलट जाए। आप पॉलिटिक्स में देख सकते हैं, आपको बहुताय ही ऐसे नेता मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सभी गलत हैं, अगर सभी गलत रहते तो ये देश कैसे चलता। बहुत अच्छे हैं, बहुत जगह, हर जगह, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन जो 80% नेता हैं वो इसी स्वभाव के हैं, छल प्रपंच वाले, कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और बनेंगे कुछ और। ठीक है। और पांचवा प्रकार आपका है सामाजिक। सामाजिक, जैसे आप नाम से ही समझ सकते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी क्यों है? समाज में ऐसा क्या है? समाज समाज में ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो दयालु हैं, सहानुभूतिपूर्ण है, जो त्यागी है, परोपकारी है, ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते हैं। अगला प्रकार आपका, अगला क्लासिफिकेशन है कलात्मक। ठीक है। कलात्मक व्यक्ति कैसे होते हैं? कलात्मक व्यक्ति मतलब ऐसे व्यक्ति जो संगीत प्रेमी होते हैं, जो कला प्रेमी होते हैं, जो सौंदर्य के पुजारी होते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कलात्मक व्यक्ति कहते हैं। तो ये हमारा वर्गीकरण हुआ, मूल्य के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। अगला वर्गीकरण हम आते हैं जो कि भारतीय दृष्टिकोण से है। यह वर्गीकरण श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है। ठीक है। अगर आपने कभी यह धार्मिक पुस्तक पढ़ी होगी, जो दुनिया की अभी तक की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, श्रीमद् भगवत गीता, तो इसमें आपने अगर इसको नहीं पढ़ा होगा तो इसे आप जान लीजिए। जो भारतीय दर्शन परंपरा है, भारतीय दार्शनिक परंपरा है, उसके अनुसार व्यक्ति के 3 गुण हैं। पहला गुण सात्विक, दूसरा गुण राजसी और तीसरा गुण तामसी। आप इसे दूसरी तरह से समझिए, जैसे सत सत रज और तम। हमारे यहाँ 3 देवता हैं, 3 प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आपने ब्रह्मा जी को देखा होगा आपने, मतलब मैं प्रत्यक्ष देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर को किसने ही देखा है, मैं देखने की बात कर रहा हूँ कि आपने टेलीविज़न पर या पर कहीं किताबों में या कहीं देखा होगा कि उन्हें किस प्रकार से यह कला जगत या सिनेमा जगत कैसे उन्हें दिखाता है एक सात्विक इंसान की, ज्ञानी है, जिनके हाथ में वेद है, शांत बैठे रहते हैं, निर्मल स्वभाव के हैं, किसी को कुछ भी आशीर्वाद दे दिया तो उनका स्वभाव सात्विक है। ये मैं भगवत गीता के अनुसार बता रहा हूँ। दूसरा है राजसी। ये कौन है? राजसी हमारे, अगर हम ईश्वर की बात करें तो राजसी स्वभाव है भगवान विष्णु का, श्री हरि की बात कर रहा हूँ मैं किसी व्यक्ति की, ऐसा नहीं कि आप शिक्षक के तौर पर ये देखेंगे किसके अंदर ब्रह्मा है, किसके अंदर विष्णु है, किसके अंदर शिव हैं या कौन से देवता हैं, लेकिन आपको एक अपना कॉन्सेप्ट बनाना है, एक आपकी अवधारणा आपको बनानी है कि आपको ऐसे ऐसे आप याद कर सकते हैं, आप ऐसे देख के याद कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करूँगा तो अब हो सकता हो कि आपको याद न रहे, लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे महान विभूति या हमारे ईश्वर की बात करूँ या किसी ऐसे की बात करूँगा जो हमारे समक्ष हमेशा आते ही रहते हैं, जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते, तो आपको इन पॉइंट को याद करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो सात्विक हो गए जो ब्रह्मा जी हो गए, राजसी भगवान विष्णु। ठीक है। और तामसिक कौन? भगवान शिव, जो क्रोधी हैं। हाँ, क्रोधी हैं। तो ये 3 गुण होते हैं मनुष्य के भगवत गीता के अनुसार। अगला है आयुर्वेद। ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी भारतीय वैदिक परंपरा में आयुर्वेद का बहुत महत्व, बहुत ज़्यादा योगदान है। आज भी भले ही एलोपैथ की दवाएं बहुत ही प्रयोग की जाती हों, लेकिन आयुर्वेद हमारा एक बहुत ही अच्छा साथी है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो व्यक्ति होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला वात,
दूसरा पित्त और तीसरा कफ। वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ पे बना हुआ है। वात, पित्त और कफ। तो वात प्रधान के व्यक्ति कैसे होते हैं? वात प्रधान का मतलब ये है कि इसमें वात तत्वों की प्रधानता होती है, मतलब ये शारीरिक दृष्टि से मोटे होते हैं। पित्त प्रधान मतलब इसमें पित्त की प्रधानता होती है, ऐसे व्यक्ति जो दुर्बल हैं, पतले हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं। हाँ, फिर तीसरा है कफ प्रधान। कफ मतलब जो किसी न किसी जनित रोग से पीड़ित रहते हैं, बहुत दुर्बल, पतले, हमेशा बीमार रहते हैं। तो ये तीन प्रकार के आपके व्यक्ति हो गए, वात, पित्त और कफ। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। वात मतलब शारीरिक दृष्टि से मोटा व्यक्ति, पित्त मतलब दुबला पतला या क्रोधी व्यक्ति, और तीसरा जो कफ है इसका मतलब ये है दुबला पतला तो है बट ये पीड़ित है। किससे पीड़ित है? बीमारियों से पीड़ित है। ठीक है, अगला जो वर्गीकरण है वो है कपिल मुनि के अनुसार। भारतीय दार्शनिक परंपरा में 6 प्रमुख दर्शन हैं। उन 6 प्रमुख दर्शनों में से एक दर्शन है जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो व्यक्ति है वो 3 प्रकार का होता है, सत्व प्रधान व्यक्ति, रज प्रधान व्यक्ति और तमस प्रधान व्यक्ति। जो भगवत गीता के अनुसार है सात्विक, राजसी, तामसी, ये उसी तरह का है, क्योंकि कपिल मुनि भी हमारे एक ऋषि मुनि हैं, वो भी उसी परंपरा से आते हैं जो परंपरा श्रीमद् भगवत गीता ने दी है, तो उनके भी प्रकार वही। ठीक है, अगला वर्गीकरण है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है E.L. थार्नडाइक का। थार्नडाइक का अभी जब आगे के कक्षाओं में आप बढ़ेंगे तो मैं आपको थार्नडाइक का ट्राई एंड एरर मेथड, ठीक है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसे पढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि थार्नडाइक कौन थे, उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या सिद्धांत दिए, कहाँ कहाँ सिद्धांत दिए, उन्होंने व्यक्तित्व में भी सिद्धांत दिए थे। तो उन्होंने 3 प्रकार के व्यक्ति बताए थे। सबसे पहला व्यक्ति बताया था सूक्ष्म विचारक, दूसरा बताया था प्रत्यक्ष विचारक और तीसरा बताया था स्थूल विचारक। ठीक है, तो ये आपके आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। इस कक्षा में जो भी आपको समझ में नहीं आया या आपको जो भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में, या तो फिर मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल अपना पिन करने वाला हूँ, आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। और आप जब भी क्लास लेने बैठें तो आप नोट्स बनाने के लिए एक कॉपी लेके बैठे जिससे आप नोट कर सकें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं।